आज की सीरीज जो मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है स्टार्टअप। ये 2020 में नेटफ्लिक्स पर आई थी। इसकी कहानी स्टार्टअप्स के अप्स एंड डाउन्स को दिखाती है। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। ये कहानी दो बहनों की है जो बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब थी। छोटी बहन का नाम डालमी और बड़ी बहन का नाम इंजे था। उनके पिता अपने बॉस की गालियाँ और डांट सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने का फैसला किया। उनकी माँ इस फैसले से नाराज थी और उन्होंने उनके पिता से तलाक ले लिया। बड़ी बहन ने अपनी माँ का साथ दिया, जबकि डालमी ने अपने पिता का साथ चुना। एक दिन इंजे ने डालमी से कहा, उनकी माँ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है और वो अपनी माँ के साथ अमेरिका जाने वाली है। इंजे ने ये भी कहा कि डालमी को माँ के साथ जाना चाहिए था। उसने कहा, डालमी ने गलत फैसला लिया और इंजे अब डालमी की बड़ी बहन नहीं बनना चाहती। डालमी गुस्से में अपनी बड़ी बहन के पीछे भागी और दोनों के बीच झगड़ा हो गया। उसी दिन उनके पिता ने सक्सेसफुली इन्वेस्टमेंट कैपिटल रेज की, लेकिन वो दिन उनका आखिरी दिन था क्योंकि उनका कार एक्सीडेंट हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद डालमी सिर्फ अपनी दादी पर निर्भर रह गई। दोनों बहनों की जिंदगी बड़े होने के बाद पूरी तरह बदल गई। छोटी बहन के पहनने के कपड़े सड़क के ठेले से खरीदे हुए थे, जबकि बड़ी बहन महंगे सिल्क के कपड़े पहनती थी। छोटी बहन सस्ते बाथरूम में बाल धोती थी, जबकि बड़ी बहन आराम से बाथटब में सोख करती थी। छोटी बहन का नाश्ता सस्ता किमची चावल था, जबकि बड़ी बहन का नाश्ता ब्रेड और कॉफी थी। छोटी बहन के पास ढंग के जूते भी नहीं थे। टूटे हुए हील्स को ठीक करके फिर से इस्तेमाल करती थी। बड़ी बहन के पास पूरे कमरे भर के जूते और डिजाइनर हैंडबैग्स थे। जहाँ छोटी बहन का घर एक साधारण घर था, वहीं बड़ी बहन एक शानदार विला में रहती थी। छोटी बहन ज्यादातर पैदल चलकर कहीं जाती थी, जबकि बड़ी बहन के पास पर्सनल कार थी जो उसे लाने और ले जाने का काम करती थी। आज डालमी बाथरूम में गई और अपने एक हील को उतारकर उसके उखड़े हुए हिस्से पर मार्कर से निशान लगाया। फिर उसने उसे सुखाने के लिए फूंका और वापस पहन लिया। इसके बाद उसने दूसरा जूता उतारा और उसके टिप पर मार्कर से निशान लगाया और उसे भी सुखाने के लिए फूंका। जब उसने काम पूरा किया तो उसे लगा कि ये ठीक दिख रहा है और वो कॉन्फिडेंस के साथ बाथरूम से बाहर निकल गई। दूसरी तरफ बड़ी बहन इंजे आराम से चलते हुए सेल्फी ले रही थी, जबकि उसकी असिस्टेंट उसका सामान उठाए उसके पीछे पीछे चल रही थी। वे दोनों एक बिजनेस शेयरिंग सेशन में भाग लेने आए थे। डालमी एक ऑडियंस के तौर पर मंच के नीचे बैठी थी, जबकि इंजे एक गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में मंच पर बैठी थी। जब सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ तो डालमी ने माइक पकड़ लिया और इंजे से सीधे पूछा, क्या उसने कभी सेल्फिश डिसीजन लिया है। इंजे ने इसे एक्सेप्ट किया, लेकिन उसने इसका कारण या वजह नहीं बताई। जब प्रेजेंटेशन खत्म हुआ तो दोनों एक कैफे गए। इंजे बहुत ही एलिगेंट लग रही थी और उसने डालमी से पूछा, क्या वो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती है। डालमी ने हाँ कहा। असल में जिस बिजनेस के बारे में डालमी सोच रही थी वो था अपनी नौकरी छोड़कर अपनी दादी के साथ एक हॉट डॉग स्टैंड लगाना। इंजे ने डालमी से पूछा कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। डालमी ने झूठ बोलकर कहा कि है, ताकि वो अपनी बड़ी बहन के सामने खुद को बेहतर दिखा सके। लेकिन सच ये था कि वो लगभग 30 साल की हो चुकी थी और अभी भी सिंगल थी। कैफे में इंजे ने डालमी के पुराने और छिले हुए जूतों पर एक नजर डाली और हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने डालमी से उसके बॉयफ्रेंड का नाम पूछा। डालमी ने कहा उसके बॉयफ्रेंड का नाम दोसान है, जो मैथ ओलंपियाड का सबसे युवा विजेता था। डालमी ने कहा वो न केवल बहुत स्मार्ट है बल्कि उसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है। इंजे फिर से मुस्कुराई। वापस जाते समय इंजे ने डालमी को एक शानदार पार्टी में आने का इनविटेशन दिया और उससे कहा कि वो दोसान को भी साथ लाए। इंजे ने कहा कि वो सच में देखना चाहती है कि दोसान कैसा है। ये सुनकर डालमी ने तुरंत मना कर दिया, क्योंकि उसने दोसान को कभी देखा ही नहीं था। जैसे ही डालमी जाने लगी, इंजे अचानक पलटी और उसने कहा, थैंक यू छोटी बहन। उसने कहा कि उसकी छोटी बहन की वजह से ही उसे पता चला कि उसका फैसला कितना सही था। फिर इंजे ने डालमी के फटे हुए जूतों की ओर इशारा किया और उसके परफेक्ट बॉयफ्रेंड वाले झूठ को बेनकाब कर दिया। इंजे को अब पता चल गया था कि उसकी छोटी बहन की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी हुई थी। ये कहने के बाद बड़ी बहन इंजे ने गाड़ी में बैठने के लिए पीछे मुड़ी। डालमी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसने जल्दी से गाड़ी के पीछे दौड़ लगाई और उसे रोक दिया। फिर वो अपनी बड़ी बहन के पास गई और गुस्से में कहा, पार्टी की जगह और समय मुझे भेज दो, मैं और दोसान वहाँ साथ आएंगे। हालांकि जैसे ही डालमी ने ये कहा, उसे तुरंत अपनी स्टुपिडिटी का एहसास हुआ। सामने वाली गाड़ी में बैठे एक लड़के ने भी उसकी इस हरकत पर हंस दिया।
वही लड़का डालमी का पीछा करता हुआ उसके पीछे पीछे चलता रहा। फिर वो एक हॉट डॉग स्टॉल के पास गया। दूर से हॉट डॉग स्टॉल को देखते हुए वो अचानक ठहर सा गया। दरअसल वो लड़का बचपन में $100 मिलियन का प्राइज जीत चुका था, लेकिन उसके पास हॉट डॉग खरीदने तक के पैसे नहीं थे। उसने देखा कि दूसरे लोग मजे से नूडल्स खा रहे हैं और वो सिर्फ अपनी लार निगल कर रह गया। ये लड़का सड़कों पर भटक रहा था। रात में भारी बारिश हो रही थी, लेकिन उसके पास लौटने के लिए कोई घर नहीं था। तभी हॉट डॉग स्टॉल की मालकिन ने उसे रोक लिया। बारिश में भीगे हुए लड़के को देखकर उन्होंने कहा, लगता है तुम्हारे पास रहने की कोई जगह नहीं है ना? उस लड़के ने कहा कि उसके पास घर है। बूढ़ी औरत ने उस लड़के से कहा, वो सामने के चेरी ब्लॉसम के पेड़ को ध्यान से देखे, जहाँ एक पक्षी का पिंजरा लटका हुआ है। उन्होंने कहा, उन्होंने चाबी उसमें छोड़ दी है। ये कहकर वो चली गई। लड़के को काफी संदेह हुआ, लेकिन उसने फिर भी बूढ़ी औरत की बात मान ली और स्टॉल की ओर चला गया। चारों ओर देखने के बाद उसने मेज पर रखे अखबार को उठाया। अखबार के नीचे 2 हॉट डॉग छिपे हुए थे। उसने तुरंत बैठकर उन्हें लालच से खाना शुरू कर दिया। पेट भरते ही वो फिर से ऊर्जा से भर गया। तभी उसकी नजर बूढ़ी औरत के कैश बॉक्स पर पड़ी और वो बार बार उसे देखने लगा। अगले दिन बूढ़ी औरत को अपना कैश बॉक्स याद आया, जिसमें उनकी सारी जमा पूंजी थी। बूढ़ी औरत अचानक जागी और तेजी से स्टॉल की तरफ दौड़ी। सौभाग्य से उसका कैश बॉक्स वही था और पैसे भी सुरक्षित थे। तभी बूढ़ी औरत ने राहत की सांस ली। इसी समय लड़के ने आगे आकर बूढ़ी औरत को सलाह दी कि वो पैसे बैंक में जमा कर दें। बूढ़ी औरत उसे बैंक ले गई और पैसे जमा कर दिए। पैसे जमा करने के बाद लड़के ने ट्रेडिंग कंपनी के नोटिस बोर्ड को देखा। तब उसे याद आया कि उसने नेशनल सिमुलेटेड इन्वेस्टमेंट कंपटीशन में भाग लिया था और पहला प्राइज जीता था। वो 100 मिलियन जो उसने जीता था केवल वर्चुअल मनी थी। अपनी इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के बारे में सोचते हुए लड़के ने बूढ़ी औरत से इंसिस्ट किया कि वो अपने लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलें, क्योंकि माइनर होने के कारण वो अपने नाम पर अकाउंट नहीं खोल सकता था। इसके बाद वो हर दिन लाइब्रेरी जाने लगा, जहां वो पढ़ाई करता और स्टॉक्स का ट्रेड करता। डालमी के माता पिता जल्द ही तलाक ले चुके थे और उसकी बड़ी बहन माँ के साथ चली गई। डालमी के पास कोई दोस्त नहीं था। अपनी पोती को उदासी में रोते हुए देखकर बूढ़ी औरत ने लड़के से कहा, वो डालमी को दोस्त बनने के लिए एक लेटर लिखे। लड़के का नाम जी प्योंग था और वो अपना नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। अखबार में मैथ जीनियस दोसान के बारे में रिपोर्ट देखकर दोनों ने फैसला किया कि लेटर लिखने के लिए दोसान नाम का इस्तेमाल करेंगे। जब डालमी को वो लेटर मिला तो वो बहुत खुश हुई और उसने तुरंत जवाब लिखकर भेजा। इसी तरह वे पक्षी के पिंजरे में लेटर छोड़कर एक दूसरे से कांटेक्ट करते रहे और अच्छे दोस्त बन गए। डालमी धीरे धीरे अपनी मेंटल डार्कनेस से बाहर निकलने लगी। जी प्योंग वाकई इन्वेस्टमेंट का जीनियस था। सिर्फ 1 साल में बूढ़ी औरत के स्टॉक अकाउंट की अमाउंट 8 लाख वोन से बढ़कर 8 मिलियन वोन हो गई। आज वो ये पैसा निकालकर सियोल में पढ़ाई के लिए जाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे पता चला कि वो अकाउंट डिलीट हो चुका है। ये जानकर वो बेहद घबरा गया। जी प्योंग तेजी से बूढ़ी औरत को खोजने के लिए दौड़ा। जब उसने देखा कि बूढ़ी औरत ने सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया है तो वो बेहद गुस्सा हो गया। बूढ़ी औरत के बेटे के चले जाने के बाद जी प्योंग गुस्से में स्टॉल में घुसा और बूढ़ी औरत से पूछा, उसने सारा पैसा अपने बेटे को क्यों दे दिया? जी प्योंग ने कहा, वो पैसा उसकी खुद की मेहनत और इन्वेस्टमेंट से कमाया गया था। उसने बूढ़ी औरत से सारा पैसा वापस देने की मांग की। बूढ़ी औरत ये सुनकर बहुत दुखी हुई। वो चुपचाप स्टॉल के अंदर गई और एक बड़ा बैग लेकर बाहर आई। उसने वो बैग जी प्योंग को दे दिया। जी प्योंग सरप्राइज हुआ जब उसने देखा कि बैग में मोटी गड्डियों में पैसे रखे हुए थे। असल में बूढ़ी औरत ने अपने बेटे को केवल 8 लाख वोन दिए थे, जो उसकी अपनी बचत थी। जी प्योंग के पैसे को उसने छुआ तक नहीं था। ये देखकर जी प्योंग को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने सिर झुकाया और माफी मांगी। फिर वो वहाँ से भाग गया। ट्रेन स्टेशन पर बैठा जी प्योंग खुद को बहुत दोषी महसूस कर रहा था। इसी वक्त बूढ़ी औरत अचानक वहाँ आई और उसे नए जूते दिए। बूढ़ी औरत ने खुद झुककर उसके जूते पहनने में मदद की। बूढ़ी औरत ने जी प्योंग से कहा, अगर तुम भविष्य में सफल हो जाओ तो मुझसे कभी संपर्क मत करना। बूढ़ी औरत की ये बात सुनकर जी प्योंग का दिल टूट गया। उसने बूढ़ी औरत को गले लगाया और रोते हुए कहा, अपना ख्याल रखना। 15 साल बाद जी प्योंग एक बड़ा इन्वेस्टर बन चुका था, जिसकी प्रॉपर्टी अरबों वोन की थी। एक बिजनेस स्टार्टअप प्रेजेंटेशन के दौरान उसने अपनी पुरानी दोस्त डालमी को पहचाना। वो उसके घर तक उसका पीछा करता रहा और उसने फिर से बूढ़ी औरत से मुलाकात की।
जीप्योंग बूढ़ी औरत के हॉट डॉग स्टॉल पर गया। जब बूढ़ी औरत ने जीप्योंग को देखा तो वो बेहद खुश हो गई। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। वो बहुत खुश थी कि जीप्योंग ने सक्सेस हासिल की। वहीं दूसरी तरफ डालमी चाहती थी कि वो अपने बॉयफ्रेंड दोसान को पार्टी में ले जाए, लेकिन ऑनलाइन खोजने पर भी वो दोसान के बारे में कोई जानकारी नहीं ढूंढ पाई। डालमी ये नहीं जानती थी कि वो दोसान से कैसे संपर्क करे। डालमी की दोसान को ढूंढने की तीव्र इच्छा देखकर बूढ़ी औरत बहुत परेशान हो गई। बूढ़ी औरत ने डालमी से पूछा, वो हारने से इतनी नफरत क्यों करती है? डालमी ने कहा, अगर वो हार गई तो इसका मतलब होगा कि पिता को चुनने का उसका फैसला गलत था। लोग उस पर दया करेंगे और सोचेंगे कि उसे अपने फैसले पर पछतावा है। लेकिन पिता के साथ रहना मजेदार और खुशहाल था। उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, इसलिए वो इस बार हार नहीं सकती थी। अपनी पोती को इतनी दुखी होकर रोते हुए देखकर बूढ़ी औरत का दिल टूट गया। बूढ़ी औरत जीप्योंग को ढूंढने गई। उम्मीद थी कि वो उस व्यक्ति दोसान को ढूंढने में मदद कर सके। कोइंसिडेंटली जीप्योंग को लगातार एक व्यक्ति जिसका नाम दोसान था ईमेल भेज रहा था। वो चाहता था कि जीप्योंग उसके साथ इन्वेस्टमेंट करे। जीप्योंग ने जल्दी से दोसान को ढूंढ निकाला। उस समय दोसान अपने पिता से डांट खा रहा था, जो उसे हर समय ये कहकर कोस रहे थे कि वो कुछ भी सही से नहीं कर सकता। उसका स्टार्टअप भी अनस्टेबल था। जीप्योंग ने बूढ़ी औरत को सलाह दी कि वो उस व्यक्ति दोसान को ढूंढने की कोशिश न करें। उन्होंने कहा, डालमी न केवल अपनी सिचुएशन को सुधारने में फेल हो सकती है, बल्कि कभी कभी इंजे का मजाक भी सहना पड़ता है। ये सिचुएशन कुछ हद तक भाग्य में मिली दुर्भाग्य की तरह है। जीप्योंग ने ये भी कहा, डालमी के लिए दोसान को ढूंढने की संभावना लगभग 0 है। लेकिन इसके तुरंत बाद जीप्योंग हैरान रह गया। बूढ़ी औरत को डालमी का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि उसने दोसान को ढूंढ लिया है। असल में दोसान के पास अब पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो घर के कुछ सामान बेचने की तैयारी कर रहा था। उसने ऑनलाइन इस्तेमाल किए गए सामानों की बिक्री के लिए पोस्ट किया। कोइंसिडेंटली डालमी को वो पोस्ट मिल गई और उसने तस्वीरों के माध्यम से पुष्टि की कि ये वही दोसान है जिसे वो ढूंढ रही थी। डालमी ने उससे मिलने के लिए समय और जगह तय कर ली। दिन रात जिस दोसान का इंतजार कर रही थी, उसे पाकर डालमी बेहद खुश थी। मिलने का समय जल्दी ही आ गया और जीप्योंग अचानक वहां पहुंचा और दोसान को खींच कर ले गया। दोसान इस व्यक्ति को डांटने वाला था, लेकिन तभी उसने देखा कि ये वही व्यक्ति था जो एक फेमस इन्वेस्टर था। क्या जीप्योंग दोसान में इन्वेस्ट करने वाला है? ये सोचकर दोसान इतना एक्साइटेड हो गया कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था और उसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी में जीप्योंग ने दोसान को डालमी के लिखे हुए सारे लेटर पढ़ने को दिए। ये सभी लेटर डालमी ने लिखे थे और जीप्योंग ने दोसान को इन लेटर्स की कहानी भी सुनाई। आधे दिन के बाद दोसान को आखिरकार समझ में आया कि जीप्योंग उसे इसलिए नहीं ढूंढ रहा था क्योंकि वो उसमें इन्वेस्ट करना चाहता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि दोसान डालमी का बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे। बातचीत के बाद दोसान ने आखिरकार मदद करने का फैसला किया। उसकी मेन शर्त ये थी कि जीप्योंग उनकी सैम टेक्नोलॉजी को स्टॉक मार्केट में लाने में मदद करे, लेकिन जीप्योंग ने मना कर दिया क्योंकि कंपनी की सिचुएशन बहुत कमजोर थी। सभी लेटर्स को पढ़ने के बाद दोसान डालमी के इमोशन से इम्प्रेस्ड हुआ। उसने जीप्योंग की मदद करने का फैसला किया। दोसान ने एक सूट उधार लिया, फिर अपनी साइकिल पर सवार होकर पार्टी के लिए निकल पड़ा। डालमी पहले ही पार्टी में पहुंच चुकी थी। वो ऐसी सिचुएशंस में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी, इसलिए वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। उसने भीड़ से दूर एक कोने में अपनी जगह ढूंढ ली। जब डालमी की माँ ने उसकी ओर देखा तो डालमी ने तुरंत अपना सिर घुमा लिया और ऐसा दिखाया जैसे वो कहीं और देख रही हो। जीप्योंग भी पार्टी में पहुंचा और उसने डालमी को एक कोने में खड़ा देखा। वो उसकी मदद करने ही वाला था कि अचानक वो लेट हो गया। दोसान ठीक डालमी के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बातचीत शुरू कर दी। अपनी माँ और इंजे को अपनी तरफ आते देख डालमी ने तुरंत दोसान को गले लगाया और उससे कहा वो उसका बॉयफ्रेंड होने का नाटक करे। जैसे ही वे मिले, इंजे ने हर तरह के सवालों से दोसान को परखना शुरू कर दिया। उसने पूछा, क्या वो कोई बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है? डालमी को ये सब झूठ संभालना मुश्किल हो रहा था और वो हताश होकर छोड़ने ही वाली थी कि दोसान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। दोसान ने इंजे के सवाल का जवाब दिया कि वो एक बिजनेसमैन है। इसके बाद इंजे ने पूछा, उसकी कंपनी किस राउंड में फंडिंग कर रही है? इस सवाल ने दोसान को पूरी तरह से चौंका दिया। उसे इन्वेस्टमेंट की दुनिया की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आई। जब सब कुछ एक्सपोज होने वाला था, तभी जीप्योंग उनकी मदद करने के लिए आ गया। जीप्योंग इन्वेस्टमेंट की दुनिया का बेहद सक्सेसफुल व्यक्ति था।
जी प्योंग जिस भी प्रोजेक्ट पर नजर डालता था वो जरूर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होता था। इस समय इंजे भी बेहद हैरान थी। सच को एक्सपोज होने से बचाने के लिए जी प्योंग ने बहाना बनाकर दोसान को वहां से खींच लिया। ये नाटक काफी सफल रहा। पार्टी खत्म हुई और दोसान बस पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तभी जी प्योंग ने उसे रोक लिया और उसे पार्किंग एरिया में ले गया। जी प्योंग ने दोसान से कहा वो उसकी लग्जरी कार चलाकर डालमी को घर छोड़ आए। जी प्योंग ने उसे सलाह दी कि वो ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराए और सिर हिलाए, एक जेंटल और वार्म मैन का मॉडल फॉलो करे। घर छोड़ने के बाद उसे जल्दी से कोई बहाना बनाकर डालमी से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। दोसान ने कार से डालमी को पिक किया और दोनों ने नदियों के किनारे साथ में डिनर किया। डालमी ने पूछा कि दोसान ने आज उसके बिहेवियर पर सवाल क्यों नहीं किया, क्योंकि आज उसने उसे अपनी बड़ी बहन के सामने एक नाटक करने के लिए कहा था। दोसान ने कहा वो उस समय उसकी सिचुएशन को समझता था और ये भी कहा कि वो जेंटल और वार्म मैन का मॉडल फॉलो करता है। दोसान के सीधे जवाब पर डालमी हंस पड़ी। दोनों ने हंसी मजाक में अपनी बातें जारी रखी। दोसान को लगता था कि उसके बारे में सब कुछ बोरिंग है, लेकिन डालमी ने कहा कि वो दिलचस्प है। ये सुनकर दोसान बहुत हैरान हुआ। जी प्योंग को काफी मुश्किल हुई उन्हें ढूंढने में। जब उसने उन्हें देखा तो वो बहुत परेशान दिखा। जी प्योंग ने जल्दी से दोसान को एक टेक्स्ट मैसेज भेजा जिसमें लिखा था कि वो जल्दी से डालमी को घर छोड़कर सब कुछ खत्म कर दे। डालमी को लगा कि ये टेक्स्ट दोसान की गर्लफ्रेंड का है, इसलिए उसने उससे कहा कि वो जल्दी से घर चला जाए। दोसान को उनके बीच हुई अच्छी बातें याद आ रही थी। वो डालमी के प्रति पूरी तरह अट्रैक्टेड हो चुका था और खुद को उससे अलग नहीं कर पा रहा था। उसने जी प्योंग के सिग्नल्स को अनदेखा कर दिया और तुरंत डालमी की ओर मुड़ा और उसे अपना बिजनेस कार्ड दे दिया। दोसान ने डालमी को ये भी बताया कि उसने कभी किसी गर्लफ्रेंड को डेट नहीं किया था। डालमी ने भी कहा कि उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा। जब डालमी को दोसान का मैसेज मिला तो वो इतनी खुश हुई कि उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। डालमी ने अपनी दादी को बताया कि वो दोसान से मिल चुकी है। समय बिल्कुल सही था। उसने दोसान की तारीफ की कि वो एक मॉडल जैसा दिखता है और सूट में बहुत ही एलिगेंट लगता है। लेकिन डालमी को ये नहीं पता था कि असली लेटर उसे जी प्योंग ने लिखे थे, न कि मौजूदा दोसान ने। डालमी स्टोर गई और उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी भीड़ थी। उसकी कॉलीग ने तुरंत उसे किनारे खींच लिया। असल में पास में एक सेलिब्रिटी कॉन्सर्ट हो रहा था, इसलिए वहाँ बहुत सारे फैंस इकट्ठा थे। उसकी कॉलीग ने डालमी को भीड़ से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन डालमी ने अपनी कॉलीग को दूर कर दिया और अपने बाल बांध लिए। डालमी के लिए ये एक मौका था, एक शानदार समय उसके सेल्स रिकॉर्ड को तोड़ने का। फिर डालमी सेल्फ कॉन्फिडेंस से स्टोर की ओर बढ़ी। स्टोर के अंदर पूरी तरह से अफरा तफरी मची हुई थी और स्टाफ बहुत बिजी था। आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले ट्रिक्स अब काम नहीं कर रहे थे। डालमी को एक नया आइडिया आया। उसने तुरंत उस सेलिब्रिटी का गाना प्ले किया। फैंस ने तुरंत जोर जोर से चीयर करना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही डालमी ने माहौल को संभाल लिया और स्टोर के अंदर का ऑर्डर बहाल हो गया। डालमी ने ग्राहकों से पूछा, आप क्या चाहते हैं? जब उसे कोई अनकोऑपरेटिव कस्टमर मिला तो उसने बिना झिझक उसे स्विच कर दिया। हर चीज सामान्य हो गई और उस दिन की बिक्री $10 मिलियन तक पहुंच गई, जो अब तक का सबसे बड़ा सेल्स रिकॉर्ड था। डालमी के कोलीग्स ने उसे खूब अप्रिशिएट किया। हालांकि उसकी काबिलियत बहुत ही शानदार थी, लेकिन कंपनी उसकी एजुकेशन लेवल के कारण उसे फुल टाइम एम्प्लॉय के रूप में प्रमोट नहीं कर सकी। इसलिए डालमी ने इस्तीफा देने और अपने स्टार्टअप की तैयारी करने का फैसला किया। उसने एक ऑरोइड पाम का पौधा लिया और कंपनी छोड़ दी। उसने दोसान को एक मैसेज भेजा कि वो उसे एक ऑरोइड पाम देना चाहती है। डालमी अब दोसान की कंपनी जाने वाली थी। जब जी प्योंग को पता चला कि डालमी दोसान की मामूली कंपनी में जाने वाली है तो वो तुरंत घबरा गया। अगर डालमी वहाँ पहुँचती तो सब कुछ एक्सपोज हो जाता। जी प्योंग के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से दोसान की कंपनी की ओर गाड़ी चलाई। वहाँ पहुंचकर उसने उनसे से कहा कि वे कंप्यूटर को उसकी विला में शिफ्ट कर दें। जल्दी जल्दी उन्होंने सभी तार समेटे, कंप्यूटर और पावर कॉर्ड बाहर निकाले, यहाँ तक कि सभी तस्वीरें भी हटा दी और साइन बोर्ड बदल दिया। सभी कर्मचारियों ने एलिगेंट सूट पहन लिए और पलक झपकते ही वे एक प्रोफेशनल और शानदार लुक में बदल गए। जब डालमी वहाँ पहुंची तो वो हैरान रह गई, क्योंकि जगह इतनी बड़ी और इम्प्रेसिव लग रही थी। डालमी ने कहा कि उसे दोसान से कुछ बात करनी है। डालमी ने बताया कि उसने अपनी नौकरी छोड़ने और दोसान की तरह एक बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया है। उन सभी के हाव भाव देखकर ही साफ था कि ये नाटक कितना आगे बढ़ चुका था। डालमी के जाने के बाद जी प्योंग ने कहा कि ये नाटक यहीं खत्म होना चाहिए,
लेकिन दोसान अब तक डालमी से प्यार कर चुका था। वो नहीं चाहता था कि डालमी सच्चाई जाने। अगर उसे सच्चाई का पता चलता तो दोसान के पास कोई मौका नहीं बचता। जी प्योंग को उनकी कंपनी पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि उनके पास कोई भविष्य नहीं है और बैंक्रप्सी कुछ समय की बात है। इसलिए जी प्योंग ने उन्हें सलाह दी कि वे अब और पैसे बर्बाद न करें और जल्द ही अपने लिए कोई और रास्ता खोजें। हालांकि जी प्योंग ये जानकर चौंक गया कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ली है। ये उनकी कंपनी के लिए एक बड़ा बदलाव था। जी प्योंग डालमी के अच्छे विचारों को बर्बाद नहीं कर सका, इसलिए उसने बूढ़ी औरत को सलाह दी कि इस समय डालमी को सच्चाई न बताएं। जी प्योंग ने कहा कि वो खुद दोसान को एक सफल व्यक्ति बनने में मदद करेगा। बूढ़ी औरत ने पूछा, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम डालमी को पसंद करते हो? ये सुनकर जी प्योंग उलझन में पड़ गया। सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी के छोटे और साधारण से कमरे में दोसान अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि ग्रुप के एम्प्लॉइज को जी प्योंग के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए मना सके। उसके सहकर्मियों ने उससे पूछा, क्या वो डालमी के लिए कोई खास फीलिंग्स रखता है? उधर इंजी को उसके सौतेले पिता ने नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस अपने बायोलॉजिकल बेटे को सौंप दिया। गुस्से में आकर इंजी ने अपने सौतेले पिता को छोड़ दिया और खुद के दम पर कुछ करने का फैसला किया। हर किसी के अपने गोल थे और सभी ने सैंडबॉक्स वेंचर कैपिटल कंपटीशन में भाग लेने के लिए साइन अप कर लिया। प्यार में उलझे इन लोगों की ये मुलाकात एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में बदल गई। वे तुरंत बैठ गए और अपने बिखरे हुए बालों को ठीक किया। लड़की ने अपने घिसे हुए जूते बदले, कपड़े सही किए, लिपस्टिक निकाली और मेकअप ठीक किया। ये सब करने के बाद उसने स्टार्टअप्स पर किताबें उठाई और खड़ी हो गई। वो लगभग पकड़ी ही जाने वाली थी। बस की ओर लौटने के बाद डालमी ने तुरंत पूछा कि दोसान की कार कहाँ है। ये सुनकर दोसान पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया और उसे रिएक्शन देने में थोड़ा समय लगा। दोसान ने झूठ बोला कि वो पिछली रात अपने दोस्त के घर रुका था, इसलिए कार लाना मुश्किल था और इसलिए उसने ऐसा साधारण आउटफिट पहना हुआ है। डालमी को ये स्टाइल बहुत फ्रेंडली लगा, इसलिए उसने शक नहीं किया। फिर अचानक डालमी ने कहा कि कल उसका जन्मदिन है और पूछा, क्या उसने कोई प्लान बनाया है? दोसान फिर से चौंक गया, सोचते हुए कि शायद ये जी प्योंग का जन्मदिन था, क्योंकि वे पत्र जी प्योंग ने लिखे थे। दोसान ने जल्दी से ये दिखावा किया कि वो इतना बिजी था कि अपना जन्मदिन भूल गया और उसकी कोई प्लानिंग नहीं की। डालमी ने कहा, कल वो उसकी एक इच्छा पूरी करेगी। ये कहकर डालमी बस में चढ़ गई। जब दोसान ने देखा कि बस धीरे धीरे जा रही है तो उसने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर अपने दोस्त को पीछे छोड़कर बस के पीछे भागा। वो बस में चढ़ा और डालमी के बगल में बैठ गया। इस पल में दोसान की आंखों में मासूमियत और घबराहट दोनों झलक रही थी। वो इतना नर्वस था कि उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो डालमी का हाथ पकड़ सके। दोसान के वापस लौटने के बाद उसने चलते हुए अपना हाथ छुआ और सिली स्माइल के साथ खुश नजर आया। अपने जन्मदिन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए दोसान ने ब्रांडेड आइटम्स का एक पूरा सेट उधार लिया। दोसान की महंगी कार भी उधार ली गई थी। उसकी सैकड़ों लाख वोन की घड़ी भी उधार की हुई थी। यहाँ तक कि उसका सूट भी किसी और का था। इस समय वो डालमी के घर के सामने खड़ा था। जी प्योंग ने उसे इंतजार करते हुए ज्यादा स्वाभाविक दिखने की सलाह दी। दोसान ने जी प्योंग से पूछा कि क्या उसे याद है कि उसने पत्र में क्या लिखा था, लेकिन जी प्योंग अभी भी याद नहीं कर पाया। डालमी वहां आई और कहा कि उसकी बचपन की इच्छा थी कि वो कार्ड खेल सके, लेकिन जी प्योंग को ये याद नहीं आ रहा था कि उसकी ये इच्छा क्यों थी। दोसान ने बस इतना कहा कि इतने समय बाद वो भूल गया कि उसकी ये इच्छा क्यों थी। फिर उन्होंने ऑफिस जाकर कार्ड खेलने का फैसला किया। जी प्योंग ने जल्दी से दोसान के दोस्तों को बुलाया और कंप्यूटर शिफ्ट करने के लिए कहा। उन्होंने बॉक्स अनलोड किए, कंप्यूटर इंस्टॉल किया, साइन बोर्ड बदलकर नई तस्वीरें लगाईं और आखिर में सूट पहन लिए। सौभाग्य से वे ये सब कुछ डालमी और दोसान के पहुंचने से पहले कर पाए। डालमी ने स्नैक्स निकालते हुए कहा, ये उसकी दादी ने दोसान के लिए गिफ्ट दिए हैं। टेबल पर रखे अपने पसंदीदा स्नैक्स देखकर जी प्योंग पूरी तरह से हैरान रह गया। उसे आखिरकार उसकी बचपन की इच्छा याद आ गई। दरअसल डालमी ने उसे मिड ऑटम फेस्टिवल के बारे में लिखा था और पूछा था कि उसकी इच्छा क्या है। जी प्योंग, जो एक अनाथ था, टीवी के सामने अकेले बैठा हुआ था। उसने टीवी पर एक परिवार को खुशी खुशी कार्ड खेलते हुए देखा। तब उसने डालमी को बताया कि उसकी इच्छा थी कि पूरा परिवार साथ बैठकर कार्ड खेले। ये याद करते हुए जी प्योंग इमोशनल हो गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बूढ़ी औरत और डालमी उसकी बचपन की इच्छा को इतने अच्छे से याद रखेंगे। बूढ़ी औरत को अब भी वो स्नैक्स याद थे जो उसे पसंद थे।
डालमी ने कहा, शायद तुम छुट्टियों में अपने परिवार के साथ खेलने को इतना प्यार करते थे, इसलिए तुम्हारी ये इच्छा थी, है ना? जी प्योंग खुशी खुशी कार्ड खेलता रहा। उसने आखिरकार अपनी बचपन की इच्छा पूरी कर ली, लेकिन उसके दिल में एक गहरी उदासी भी थी। उसने अपनी ही हाथों से डालमी को किसी और के पास जाने दिया था। इस समय उसे महसूस हुआ कि वो डालमी के लिए बहुत अलग फीलिंग्स महसूस करने लगा है। उस रात जब दोसान डालमी को घर छोड़ने गया, उसने उससे पूछा, तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? डालमी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम्हारे लिखे लेटर्स ने मुझे लंबे समय तक सुकून दिया। ये सुनकर दोसान खुद को निराश महसूस करने से नहीं रोक सका, क्योंकि ये सब इसलिए था क्योंकि वो किसी और का नाटक कर रहा था। असल में वो खुद केवल एक अजनबी था। उसे डर था कि वो डालमी को खो देगा। घर लौटने के बाद दोसान ने जी प्योंग को सभी महंगी चीजें वापस कर दी। जी प्योंग ने कहा, ये आउटफिट विशेष रूप से दोसान के लिए खरीदा गया था, इसलिए वो इसे रख सकता है। लेकिन दोसान ने इनकार कर दिया और कहा कि ये केवल एक अच्छा काम था, इन्वेस्टमेंट नहीं। दोसान ने जी प्योंग से कहा वो उसे सलाह दे और वो बिना शर्त उसका पालन करेगा। वो डालमी का दिल अपनी मेहनत और सच्चाई से जीतने के लिए दृढ़ था। आखिरकार वो दिन आ गया जब डालमी अपनी बहन के साथ एक ही स्टेज पर थी। उसने मंच के नीचे दोसान को देखा। दोसान बेहद शर्मिंदा था और उसने अपना सिर झुका लिया। ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए डालमी मंच से नीचे गई और दोसान से बात करने आई। उसने कहा, तुम्हारा ऑफिस बहुत अच्छा है और तुम्हारे पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फंड भी है, लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? दोसान बेहद शर्मिंदा था और उसे नहीं पता था कि वो क्या जवाब दे। इंजे ने तुरंत अपना फोन निकाला और दोसान के एम्प्लॉय कार्ड पर लगे QR कोड को स्कैन किया। उसे पता चला कि दोसान इन्वेस्टमेंट कैपिटल हासिल नहीं कर सका था और उसने केवल कोडा कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस हासिल किया था। ये देखकर इंजे ने दया भरी मुस्कान दी। दोसान इतना घबरा गया कि उसने अपनी मुट्ठी कस ली। उसने काफी देर तक रुकने के बाद ही कुछ कहने की हिम्मत जुटाई। सबसे पहले उसने डालमी से झूठ बोलने और उसे निराश करने के लिए माफी मांगी। वे सैंडबॉक्स वेंचर कैपिटल कंपटीशन में भाग ले रहे थे। फर्स्ट राउंड CEO सिलेक्शन चैलेंज था। केवल वही लोग जो इस टेस्ट को पास करते CEO बनने के योग्य होते और टीम बनाकर कंपटीशन के दूसरे राउंड में हिस्सा ले सकते थे। डालमी और इंजे दोनों ने टेस्ट पास कर लिया और मंच पर जाकर CEO टी-शर्ट हासिल की। वहीं दूसरी ओर दोसान की टीम टेस्ट में फेल हो गई। अगर कोई CEO उन्हें अपनी टीम में नहीं चुनता तो उन्हें कंपटीशन से बाहर होना पड़ता। इस सिचुएशन में उन्हें केवल डालमी को अपनी CEO बनने के लिए इनवाइट करना था और एक नई स्टार्टअप टीम बनानी थी। इससे वे कंपटीशन में हिस्सा लेना जारी रख सकते थे। इसी समय डालमी को चुनौती देने के लिए इंजे ने भी एक सिमिलर ऑफर रखा। इंजे ने दोसान की टीम को अपनी डेवलपमेंट स्टाफ में शामिल होने का ऑफर दिया। एक तरफ थी एक नई और इमर्जिंग CEO और दूसरी तरफ थी एक एक्सपीरियंस्ड और बेहद केपेबल CEO। अब टीम को फैसला करना था कि वे किसे चुने। पूरी टीम ने तुरंत दोसान को एक तरफ खींचा और उसे याद दिलाया कि वो अपनी फीलिंग्स को अपने फैसले पर हावी न होने दे। एक एमेच्योर प्लेयर और एक प्रोफेशनल प्लेयर के बीच का अंतर बहुत बड़ा होता है। दोसान ने अपनी टीम से कहा, एक हमें ज्वाइन करना चाहती है और दूसरी हमें इनवाइट कर रही है, लेकिन हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो एक साथी है, न कि एक बॉस। अब उनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था। दोसान ने अपनी टीम को सक्सेसफुली मना लिया। इसी दौरान इंजे ने डालमी से कहा, दोसान तुम्हारे सामने टैलेंटेड होने का नाटक कर रहा है, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता? डालमी ने जवाब दिया, मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मैं भी किसी के सामने टैलेंटेड होने का नाटक करना चाहती थी। बातचीत के बाद दोसान डालमी के सामने आया और उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। उसने पूछा, क्या तुम हमारी सैमसंग टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर बनने के लिए तैयार हो? डालमी ने तुरंत हाँ कह दिया। इसके बाद कंपटीशन का दूसरा राउंड शुरू हुआ। इसमें उन्हें एक प्रैक्टिकल बिजनेस प्लान तैयार करना था और केवल 3 मिनट में इन्वेस्टर्स को इसके लिए मनाना था। डिस्कशन के बाद डालमी की टीम ने थीम चुना, नोट्स की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाइड करने के लिए एक लर्निंग मेथड का यूज करना। लेकिन उनके क्रिएटिव आइडियाज एक गुलाबी बालों वाली लड़की ने सुन लिए। वो लड़की इंजे की टीम में टेक्नीशियन थी। उसने इंजे को भी यही थीम इस्तेमाल करने का सजेशन दिया। इंजे की टीम के टेक्नीशियन सभी MIT से ग्रेजुएट थे और उन्होंने इस वेंचर कैपिटल कंपटीशन में कई बार भाग लिया था। उन्होंने जल्दी ही एक वायबल बिजनेस मॉडल तैयार कर लिया। दूसरी तरफ दोसान की टीम इतनी किस्मत वाली नहीं थी। उन्होंने इसे कई बार ट्राई किया, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। अंत में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था और उन्हें पूरा कोड फिर से लिखना पड़ा। उन्हें शुरुआत से शुरू करना पड़ा।
ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था और अगर वे इस बार भी अनसक्सेसफुल होते तो उनकी चुनौती पूरी तरह फेल मानी जाती। उन्हें कंपटीशन से बाहर होना पड़ता और डालमी को अपनी बहन से हार माननी पड़ती। बाथरूम में दोनों बहनों के बीच एक बार फिर झगड़ा हुआ। इंजे ने कहा, तुम्हारे प्रोग्रामर मुझे इनकॉम्पिटेंट लगते हैं और तुम हमेशा गलत फैसले लेती हो। डालमी गुस्से में आ गई और इंजे से चुप रहने को कहा। उसने कहा, अभी रिजल्ट निकालने के लिए बहुत टाइम बचा है। ये अभी तक साफ नहीं है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। भले ही उसने ये कहा, लेकिन उसे पता नहीं था कि क्या करना है। दोसान को देखते ही वो जल्दी से उसके पास दौड़ी। उसने घबराते हुए पूछा, आउटकम कैसे हैं? जब उसे पता चला कि रिजल्ट्स आ गए हैं और एक्यूरेसी रेट 99.8% से अधिक है तो उसने राहत की सांस ली। अनजाने में उसने दोसान के कंधे पर सिर रख दिया और रोने लगी। उसने बहुत डिफिकल्टी सही थी। अब उनके पास केवल प्रेजेंटेशन बचा था। उनकी सक्सेस या फेलियर इसी पर निर्भर थी। मगर इस समय टीम के मेंबर्स के बीच डिसएग्रीमेंट हो गई। वे डालमी को प्रेजेंट करने देने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हाई नहीं थी। उन्हें लगा कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नॉलेज को समझाने में कैपेबल नहीं होंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि प्रेजेंटेशन दोसान करे, लेकिन दोसान सहमत नहीं हुआ। उसने जोर देकर कहा कि प्रेजेंटेशन डालमी को ही करना चाहिए। जब वे अब भी बहस कर रहे थे तभी जी प्योंग अचानक वहां आ गया। जी प्योंग ने बिना झिझक कहा, प्रेजेंटेशन डालमी को ही करना चाहिए। भले ही ये गारंटी नहीं थी कि वे सक्सेसफुल होंगे, लेकिन अगर बाकी लोग प्रेजेंट करते तो ये सब बर्बाद हो सकता था। जो वे पिछले 2 सालों में नहीं कर पाए वो अचानक आज पॉसिबल नहीं था। जब उसने देखा कि टीम के 2 सदस्य अभी भी अपनी राय पर अड़े हुए हैं तो जी प्योंग ने एश्योरेंस दिया कि अगर डालमी का प्रेजेंटेशन फेल होता है तो वो पर्सनली उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। तभी जाकर मामला शांत हुआ। जी प्योंग डालमी के पास गया और उसके आने वाले प्रेजेंटेशन के लिए उसका ड्राफ्ट ठीक करने में मदद की। उसने उसे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर ध्यान देने की भी याद दिलाई। डालमी का प्रेजेंटेशन बेहद सफल रहा और सभी से तालियों की गूंज सुनाई दी। उसे जजों से भी अप्रिसिएशन मिली। सब कुछ बहुत अच्छे से होता हुआ लग रहा था। ऐसा लगने लगा कि उनके पास सैंडबॉक्स स्टार्टअप बेस में प्रवेश करने की उम्मीद है। इसके बाद इंजे का प्रेजेंटेशन था। उसका विषय डालमी की टीम के सिमिलर था, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अलग थी। डालमी का कंसेप्ट नोट्स की ऑथेंटिसिटी का असेसमेंट करने पर फोकस थी, जबकि इंजे का कंसेप्ट नोट्स के आधार पर नए फ़ॉन्ट्स बनाने पर थी। जजों ने तुरंत प्रपोजल रखा कि दोनों टीमों को एक मुकाबला करना चाहिए। उन्होंने सजेशन दिया कि डालमी के सिस्टम का यूज इंजे के सिस्टम द्वारा बनाए गए फ़ॉन्ट्स को पहचानने के लिए किया जाए, ताकि देखा जा सके कि क्या ये काम करता है। ये वास्तव में 2 बहनों के बीच की लड़ाई थी। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया। कुछ समय बाद ऑपरेशन के बावजूद डालमी का सिस्टम नए बनाए गए फ़ॉन्ट्स को पहचानने में फेल रहा। वे हार गए। दोसान ने दुखी होकर अपना सिर झुका लिया। उसके हाथ में पकड़ा पेन टूट चुका था। डालमी ने अपनी बड़ी बहन की ओर देखा और डिसअपॉइंटमेंट में अपनी आंखें बंद कर लीं। ऐसा लगने लगा कि उन्हें इस कंपटीशन में हार माननी पड़ेगी। उनकी फीमेल मेंबर ने भी अपना सामान पैक कर लिया और जाने की तैयारी कर रही थी। डालमी इतनी थकी हुई थी कि वो लॉबी के सोफे पर सो गई। जी प्योंग खुद को रोक नहीं सका और उसके पास जाकर बैठ गया। डालमी को गहरी नींद में देखकर उसे अपने बचपन की बातें याद आने लगी। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा उसने देखा कि डालमी पहले ही उठ चुकी थी। वो बिना हिले डुले उसकी ओर देख रही थी। जी प्योंग को झिझक महसूस हुई, इसलिए उसने बहाना बनाया और जल्दी से वहां से चला गया। डालमी तुरंत उसके पीछे भागी। वो उससे सब कुछ क्लियरली जानना चाहती थी। उसने पूछा, तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो, भले ही तुम्हें झूठ बोलना पड़े? जैसे ही जी प्योंग उसे जवाब देने वाला था, दोसान दौड़ता हुआ आया। उसने बताया कि उनकी टीम सैंडबॉक्स में एंट्री कर चुकी है। सैमसंग टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम लिस्ट में था। डालमी इतनी खुश हुई कि वो सीधे दौड़कर दोसान के गले लग गई। पूरी तरह से जी प्योंग की प्रेजेंस को भूल गई। जी प्योंग बेहद निराश हुआ। वो केवल चुपचाप पलटा और वहां से चला गया। अचानक डालमी को जी प्योंग की याद आई। डालमी वहां से निकल गई और जी प्योंग को ढूंढने के लिए गई ताकि वो सब कुछ साफ साफ पूछ सके। दोसान ने उसे रोक लिया और कहा उसने ही जी प्योंग से मदद की भीख मांगी थी, क्योंकि वो और जी प्योंग भाई जैसे करीब थे। इसके बाद दोसान खुद जी प्योंग के पास गया और कहा, मैंने डालमी से तुम्हारी ओर से बात कर ली है। मैंने उससे झूठ कहा तुम हमारी मदद कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सुनकर जी प्योंग बेहद डिसअपॉइंट हो गया। लेकिन सैंडबॉक्स में पहले दिन ही उनकी टीम के मेंबर्स में झगड़ा हो गया। जी प्योंग,
जो इस कंपटीशन में उनका एडवाइजर था, इस रवैये से बहुत निराश हुआ। वो उठकर वहां से बाहर चला गया। डालमी तुरंत उसके पीछे दौड़ी और उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन जी प्योंग ने सीधे कहा, तुम लोगों ने अभी अभी $100 मिलियन का बिजनेस सब्सिडी प्राप्त किया है और अब तुम लोग इस तरह लड़ रहे हो। अगर तुम चाहते हो कि ये कंपनी अरबों डॉलर तक बढ़े तो ये केवल एक कल्पना है। उसने ये भी कहा, सबसे बड़ी समस्या ये है कि डालमी खुद एक सीईओ के रूप में इस शेयर डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर पा रही है। इस सीरीज को यही रोकते हैं। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अगला पार्ट देखना है तो इस वीडियो में 100 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। जैसे ही 100 लाइक्स हो जाएंगे तो मैं फाइनल सीरीज अपलोड कर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।